अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। सवाल दिया था एक। हाँ मिडवे सर्विसेज को एक कस्टमर से 4 मशीन्स इंस्टॉल करने का ऑर्डर मिला था और कंपनी ने अपने 4 इंजीनियर्स को इस काम पे लगा दिया और हर इंजीनियर के पास ये काम पूरा करने के 50 घंटे हैं। अगर वो काम जल्दी भी कर देगा तो भी कंपनी ने तय किया हुआ है कि उनको पैसे 50 घंटों के ही मिलेंगे। ये पहली 2 पैराग्राफ समझाए मैंने, दोबारा बता रहा हूं। एक कस्टमर से 4 मशीनें इंस्टॉल करने का ऑर्डर मिला है। ये सवाल होमवर्क दिया था। 4 मशीनें इंस्टॉल करने का ऑर्डर मिला है, हर मशीन इंस्टॉल करने पे 50 घंटे लगेंगे और अगर किसी इंजीनियर ने जल्दी भी इंस्टॉल कर ली फिर भी दूसरा पैराग्राफ, कंपनी की पॉलिसी है कि वो पैसे इन 50 घंटों के ही देंगे। 100 रुपए पर आवर इन 50 घंटों के ही होंगे। ये पहले 2 पैराग्राफ का मतलब है। अंग्रेजी पढ़ के अगर ना समझ आ रही हो किसी को ये बात तो बताइए। हाँ भाई, पहले 2 पैराग्राफ। इन इंजीनियर्स में से हर एक की रिक्वायरमेंट 1 टोटल अर्निंग पूछी है, तो एक बता देता हूं, बाकी भी वैसे ही होंगे। ये कितने घंटे काम करेगा? 41 नहीं, लेकिन पैसे इसको फिर भी 50 के मिलेंगे, 5000। ये काम 41 आवर्स कर रहा है लेकिन पैसे फिर भी इसको 50 घंटों के मिल रहे हैं। और जो 9 घंटे सेव हो रहे हैं उन 9 घंटों पे इसको बोनस मिल रहा है। लेकिन कितना बोनस मिलेगा, इसके 3 कैटेगरीज हैं। देखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है और वो 3 कैटेगरीज कैसे निकालेंगे इसका उन्होंने बोल्ड करके फार्मूला भी बता दिया। उन्होंने कहा जी कि आप निकालने परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड। तो इस वर्कर ने कितना टाइम बचाया? अलाउड कितना था? 50। तो कितने परसेंट बना? 18%। तो इसकी टाइम सेव्ड, ये कौन कर रहा है? चलो जो भी कर रहा है, टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, इसकी रेशो ये बनी 18%। अच्छा, अब 18% का मतलब है कि ये इन तीनों में से दूसरी क्लास में फॉल कर रहा है, तो इसलिए इसको 20% बोनस मिलेगा। अच्छा, ये तो नहीं लिखा कि 20% बोनस मिलेगा। 20% ऑफ द टाइम सेव्ड पे पूरा रेट, तो ये ऐसे ही है कि टाइम सेव्ड पे पूरे रेट का 20% यानी 20 रुपए। देखें लिखा हुआ है टाइम सेव्ड के 20% पे आर्ली रेट लगेगा, तो यही मतलब है ना कि टाइम सेव्ड पे रेट का 20% लगेगा। एक ही बात है। 9 घंटे के 20% को 100 से मल्टीप्लाई कर दें या 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी अर्निंग बन गई 180 बोनस और टोटल बन गया 5180। लेकिन पूछी है इसकी अर्निंग पर आवर, तो 5180 डिवाइडेड बाय 50, 41, क्योंकि इसने काम 41 आवर्स किया है। 126.34। ये इंजीनियर ए और इसी तरह से बाकी 3 इंजीनियर्स का भी होगा। रिक्वायरमेंट 1 में और किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए। रिक्वायरमेंट 1, जॉब टू जॉब बेसिस का मतलब है कि एक ही तरह का काम नहीं कर रहे होते। जैसे इनको 4 मशीन इंस्टॉल करने का कहा है, तो हो सकता है कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, उसके और पैसे होते हैं। तो ये मतलब है कि जॉब टू जॉब बेसिस पॉलिसी है। इस काम के लिए 100 रुपए पर आवर है। रिक्वायरमेंट 1 डन। रिक्वायरमेंट 2, कंपनी को कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं इस सारे काम के? ये जो काम कस्टमर का हम करके दे रहे हैं, कस्टमर ने इस सारे काम के कितने पैसे देने? नहीं बताए, नहीं बताए, नहीं बताए, वो चाहिए भी नहीं। इन एडिशन टू दी एग्रीड अमाउंट, एग्रीड अमाउंट यानी इस काम के जो पैसे ले रहे होंगे, इन एडिशन टू, उसके अलावा किस बात के पैसे हैं? कस्टमर ने कहा है कि अगर आपने टाइम बचा दिया हमारा तो हम आपको 150 पर आवर भी देंगे। अच्छा, ये जो बोनस था ये कौन किसको दे रहा है? ये कंपनी इंजीनियर को दे रही है, जबकि 150 की बात क्या हो रही है? वो कस्टमर कंपनी को देगा। तो कंपनी का ये एडिशनल रेवेन्यू है। एडिशनल रेवेन्यू का मतलब है इन एग्रीड के ऊपर। देखिए, अगर टाइम बचाने वाला बोनस ना होता तो हम लोग कस्टमर से पैसे तो लेते ना। किस बात के पैसे? 4 मशीनें इंस्टॉल करके देनी है, तो उसका एक अमाउंट तय कर ली, उसके अलावा मजीद 150 पर आवर बोनस मिलेगा, तो इसलिए इसको एडिशनल कहा है। अब ये जो एडिशनल बोनस मिलेगा ये मिलेगा 150 पर आवर, कंपनी को मिलेगा। ये कंपनी का एडिशनल रेवेन्यू है। ये मैं रिक्वायरमेंट 2 समझा रहा हूं। चारों मशीन्स का टोटल कितना आवर सेव हो रहे हैं? 40। अगर पूछा होता ना कैलकुलेट एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय कंपनी, तो ये आंसर है। एडिशनल किस चीज की बात हो रही है? टाइम सेव्ड की वजह से जो ज्यादा मिल रहा है।
लेकिन पूछा है नेट, तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम बचाने के हमें कस्टमर से पैसे मिल रहे हैं, तो नेट का मतलब है हम इस टाइम बचाने के अपने इंजीनियर्स को भी तो कुछ दे रहे होंगे, तो वो जो इंजीनियर्स को बोनस दे रहे हैं वो लेस हो जाएगा। चारों इंजीनियर्स का बोनस मिलाएं तो 640 बनता है। ये रिक्वायरमेंट 2 का आंसर। और इस क्वेश्चन को जिसने किया है मजीद कुछ पूछना है तो पूछें। क्यों किया है? बोनस किस रेट पे मिलना है? 3 कैटेगरीज बनी हुई है, कौन सी वाली कैटेगरी लेनी है? In order to speed up the installation work, company offered the engineers time saving bonus, और वो फॉलोइंग इंसेंटिव्स हैं। कंपनी ने कहा हुआ है कि अगर तो आपकी टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड की रेशो परसेंटेज 0 से 10% के दरमियान हुई तो फिर आपको इतना बोनस मिलेगा। अगर आपकी परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड 11 से 20% के दरमियान हुई तो फिर ये वाला बोनस मिलेगा, और अगर 20 से ऊपर हुई तो इतना बोनस मिलेगा। तो ये 3 क्लासेस हैं, 3 कैटेगरीज हैं। अब इंजीनियर ए किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो वो ये परसेंटेज निकाल के देखना पड़ा। टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड ये 18% आया, तो ये दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसलिए 20% लिया जी। क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि इस कंपनी ने जॉब टू जॉब बेसिस का मतलब यह है कि ये कंपनी कोई एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाती है, इनको नहीं कोई मशीन नहीं बनाते। ये इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि कोई बिजनेस है जो पेंट करके देते हैं, दीवारें पेंट करके देते हैं, तो अब वो जब जहां भी पेंट करने जाएंगे तो वो कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं दीवार बड़ी है, कहीं छोटी है, कहीं पर मुश्किल है, कहीं आसानी है, वो ज्यादा देर का काम है, वो कम देर का काम है, तो वो हर काम के हिसाब से कस्टमर को पैसे बताएंगे। तो ये मतलब है कि जॉब टू जॉब बेसिस पे वो पैसे, इसी तरह वो फिर अपने वर्कर्स को भी इस हिसाब से पैसे बताएंगे। ये मतलब है इस बात का, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स इंजीनियर ऑन जॉब टू जॉब बेसिस। ये वेजेस कैलकुलेशन मैं पढ़ा रहा था, ये हो गई पूरी। इसके बाद अगली चीज, पहले चैप्टर के 4 टुकड़े किए थे, तो अकाउंटिंग पढ़ाने से पहले ये 3 फार्मूले हैं, ये भी देख लें। ये ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। कॉस्ट के पेपर में तो नहीं, मैंने पहले बताया था कि नहीं बताया, कॉस्ट के पेपर में भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेक्शन बी में होंगे शॉर्ट क्वेश्चन 7-8 नंबर तक के, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, और सेक्शन बी के अंदर बड़े बड़े सवाल होंगे 12, 15, 18 नंबर। ये 2 सेक्शंस बनाने का फायदा ये है कि अब सिलेबस में से कुछ भी नहीं बचेगा, सब टेस्ट हो जाएगा। नहीं, थ्योरी जरूरी नहीं है, हर टॉपिक का सवाल बन जाएगा, क्योंकि जो बड़े सवाल में बड़े सवाल जो रह जाएगा वो 3-3, 4-4 नंबर के सवाल पूछ लेंगे, सिलेक्टिव कुछ नहीं। तो ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ सवालों में ये कहीं ना कहीं हो सकता है कोई हिंट, कोई मिसिंग फिगर्स निकालने में ये काम आ जाए। एक रेशो है, इसको कहते हैं लेबर एफिशिएंसी रेशो। लेबर एफिशिएंसी रेशो, अच्छा कुछ आवाम होगी शायद जिसने FR 1 पढ़ा हुआ है, तो रेशोस किसकी निकाली जाती हैं? FR 1 पढ़ा हुआ कह रहा हूं, पास किया हुआ नहीं कह रहा, पढ़ा हुआ कह रहा हूं। है पर यूनिट कॉस्ट का पता चलेगा है, कंपैरिजंस के लिए होते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कभी जीपी कंपेयर करना है, कभी क्रेडिट पीरियड कंपेयर करना है, एफिशिएंसी कंपेयर करनी है। तो रेशोस का मकसद होता है कुछ चीजों को कंपेयर करना। जैसे अगर 2 स्टूडेंट्स या किसी एक स्टूडेंट के ही परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है कि मैट्रिक में क्या रिजल्ट था, एफएससी में क्या था, ग्रेजुएशन में क्या था, तो मार्क्स कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। परसेंटेज मार्क्स इसलिए नहीं क्योंकि टोटल मैट्रिक में कुछ और है, ग्रेजुएशन में कुछ और है, एफएससी में तो उतना उतना ही है तकरीबन, है मैट्रिक एफएससी बराबर ही नहीं, 1100 काफी साल पहले ये ज्यादा होता था, एफएससी ज्यादा होता था, मैट्रिक कम होता था। मैट्रिक में होते थे 850 और तब का क्या है मैट्रिक अच्छा 850 होते थे और एफएससी में 1100 होते थे। तो मार्क्स कंपैरिजन की बजाय परसेंटेज, तो इसमें कंपैरिजन आसानी होती है, इसलिए रेशियोज निकाली जाती हैं कुछ। तो एक है लेबर एफिशिएंसी रेशियो, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। ये वही है जो बोनस कैलकुलेशन में निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स, ये वही है। और क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100। एक रेशियो हो सकती है
इसको कहते हैं लेबर कैपेसिटी रेशियो। इसका फार्मूला होता है टोटल actual hours for the period divided by total budgeted hours for the period। और एक होती है लेबर एक्टिविटी रेशो। टोटल स्टैंडर्ड hours for the period और total budgeted hours for the period। सवाल लिखे 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 लेबर एक्टिविटी रेशो। लिख लिया? स्टैंडर्ड जल्दी लिखिए यार, जल्दी लिख। चलो लिख लिया। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स, सवाल लिखवा रहा हूं इन फार्मूलों की प्रैक्टिस के लिए। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 4 एक्चुअल आवर्स पर यूनिट 5। टोटल प्रोडक्शन फॉर द ईयर, total production for the year 18,000 units, 18,000 units। total budgeted labor hours for the year, total budgeted labor hours for the year 80,000, 80,000। total budgeted labor hours for the year 80,000, 80,000। ये तीनों रेशियोज करें कैलकुलेट। हाँ जी, इसका आंसर पहले का 4 डिवाइडेड बाय 5, 80%। अच्छा, इस 80% की इंटरप्रिटेशन बताता हूं। ये 80%, अगर स्टैंडर्ड भी 4 होता, एक्चुअल भी 4 होता, तो आंसर क्या आता? अरे वाह, जबरदस्त। अगर ये भी 4 होता, ये भी 4 होता, तो आंसर 100% आता। इसका मतलब ये है कि लेबर 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। 100% एफिशिएंसी, यानी जो होना चाहिए उतना ही, बिल्कुल उसके मुताबिक परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा लगा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 100% से कम है। ये देखें, कम है। और अगर जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम लगा रहा है, यानी जल्दी कर रहा है, तो 100% से
ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर 100 से ऊपर निकल जाएगा। तो ये लेबर एफिशिएंसी रेशियो है। लेबर कैपेसिटी रेशियो का आंसर क्या आया? ऊपर क्या है? 5 इंटू 18,000 90,000 डिवाइडेड बाय 80,000 12 पॉइंट। ये रेशियो ना जस्ट एक कंपैरिजन है कि साल के शुरू में क्या सोचा था टोटल कितने आवर्स काम होंगे और एक्चुअली कितने आवर्स काम हुआ। ये जस्ट इनका एक कंपैरिजन है। और इसका आंसर क्या बना? 72,000 डिवाइडेड बाय 80,000। इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं बताऊंगा, ये वेरिएंस में होगी ये चीज डिस्कस, अभी ये रहने दें, बस कैलकुलेशन की हद तक बात है। ये रेशियोज हैं, ये टेस्ट हो सकती हैं, छोटे छोटे सवाल। अब करते हैं डेबिट क्रेडिट। लेबर कॉस्ट का डेबिट क्रेडिट, लेबर कॉस्ट के डेबिट क्रेडिट बताने लगा। अच्छा, जिस तरह मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन की एंट्रीज बताई थी ना, बताई थी, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, तीन चार एंट्रीज थी। इसी तरह से ना लेबर कॉस्ट में भी 4 एंट्रीज करनी है मैंने। नॉर्मली ये 4 एंट्रीज होती हैं, लेकिन उनमें डेबिट क्रेडिट बेहतर समझ आएगा अगर वो वैल्यूज के साथ समझाऊंगा। तो मैं आपको कराने एंट्रीज लगाऊं और बगैर वैल्यूज के लिख देता, लेकिन समझ नहीं आएंगी बगैर वैल्यूज के, इसलिए एक सवाल लिखिए, फिर उस सवाल का सोल्यूशन करते हुए मैं आपको एंट्री समझा रहा हूं। यानी जिस तरह मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में एंट्रीज बताई थी, तो वो तो बगैर वैल्यूज के भी बता दी थी, तो इसमें बगैर वैल्यूज के नहीं, आसान। सवाल लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है? पेज क्यों छोड़ना है? अरे भाई सवाल लिखे, उसके सोल्यूशन में एंट्रीज बता रहा हूँ, पेज तो नहीं छोड़ने को कह रहा मैं। सवाल लिखें, सवाल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मंथ ऑफ जून। जून के महीने की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। टोटल सैलरीज एंड वेजेस, नंबर 1 लिखें बात, टोटल सैलरीज एंड वेजेस, टोटल सैलरीज एंड वेजेस 5 लाख रुपए, 500,000। नेक्स्ट लिखें, एडवांसेस पेड अगेंस्ट सैलरीज 75,000, 75,000 एडवांसेस पेड अगेंस्ट सैलरी का है मैंने 75,000। नेक्स्ट लिखें, 10% is deducted, 10% is deducted in respect of employees contribution towards provident fund। जी प्रोविडेंट फंड टैक्स में पढ़ा होगा शायद, आज ही पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्कि इसी में लिख लें, नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू कर लें। सेम अमाउंट
is required, same amount is required from employer, same amount is required from employer to contribute to provident fund, to contribute to provident fund. नेक्स्ट लिखें जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इनकम टैक्स डिडक्टेड, इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरीज, इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरीज, $85,000. Next, advanced salaries adjusted, advanced salaries adjusted भी कह सकते हैं, deducted भी कह सकते हैं, deducted 20,000 रुपए, 20,000. टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, नेक्स्ट है टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, total employee cost is to be apportioned, total employee cost is to be apportioned as follows, is to be apportioned as follows. अब as follows में लिखें, डायरेक्ट लेबर 65%, 65%, indirect labor 20%, 20%, administrative and sales staff 15%, 15%. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, है जी, हाँ जी, अगला पॉइंट लिखें, बस आखिरी, all payments were made at end of month, all payments were made at end of month. मुझसे रिक्वायर्ड है जून के महीने की सारी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून. अगर ड्यूरिंग द मंथ एम्प्लॉइज को एडवांस दिया है, अगर यानी एडवांस अगर पे होता हो, अच्छा अब यही चीज मैं यहां बता रहा हूं ना, ये मैं बगैर वैल्यूज के बताता तो मैं ऐसे ही बताता कि ये करते हैं तो ये एंट्री, ये करते हैं तो ये एंट्री, लेकिन वैल्यूज यूज कर रहा हूं, उससे समझने में बेहतरी होगी. एडवांस पेड टू एम्प्लॉइज, जी सोल्यूशन है ये अभी सवाल का सोल्यूशन है. एम्प्लॉइज को एडवांस दे रहे हैं, क्या एंट्री होनी चाहिए? एडवांस दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट, एडवांस टू एम्प्लॉइज क्यों डेबिट? ये एसेट है और कैश क्रेडिट, और इस सवाल की वैल्यूज ले लें तो 75,000 एडवांस दिया ना, क्या? हाँ नहीं, मैं 0.123 की एंट्रीज नहीं कर रहा, मैं आपको सारे सवाल की बस एंट्रीज बना के दे रहा हूं. ये तो मैंने बस इंफॉर्मेशन दी थी, ये मैंने कोई डेट्स थोड़ी लिखी है, मैंने ये 0.123 है तो बस इंफॉर्मेशन दी है, कोई डेट तो नहीं लिखी मैंने. ये जो मैं एंट्रीज बता रहा हूं ना, ये बस रैंडमली 3-4 एंट्रीज बता रहा हूं. ये जरूरी नहीं कि नंबर 1 पे यही एंट्री होगी. जैसे मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एंट्रीज बताई थी कि खरीदेंगे तो क्या एंट्री, बेचेंगे तो क्या एंट्री, सेल होगी तो क्या, रिटर्न होगी तो क्या, ये एंट्रीज बता रहा हूं, बस वैल्यूज ले ली हैं बस. एक ये है एंट्री. फिर इसके अलावा जो पूरे महीने की सारी कैलकुलेशंस होती हैं, सैलरीज, वेजेस, सब, बेसिक, बोनस, ओवरटाइम, सब मिला के, उसको पेरोल भी कहते हैं, उस सबको मिला के पेरोल कहते हैं. तो एक एंट्री होती है, उसको कहते हैं पेरोल को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग पेरोल, पेरोल को रिकॉर्ड करना. ये बताता हूं अभी. अच्छा, जिनको प्रोविडेंट फंड का बिल्कुल आइडिया नहीं है, टैक्स पढ़ा ही नहीं है या पढ़ा था और नेकी समझ के भूल गए, मैं प्रोविडेंट फंड बताता हूं. अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी कही है कि आपको हम 100 सैलरी दिया करेंगे, लेकिन आपको पेमेंट करते हुए 10 डिडक्ट कर लिया करेंगे
और प्रोविडेंट फंड नामी एक डब्बा होगा, ये 10 उसमें डाल देंगे। फिर इसके अलावा इनकम टैक्स काटेंगे, लेट्स से 22, बाकी जो है ना वो कैश देंगे आपको 68। ये एक एम्प्लॉय के साथ एग्री कर लिया कि आपके पैसों में से इतना टैक्स कट जाया करेगा, इतना कैश आपको मिलेगा, और इतने पैसे काट के वो इस फंड के डब्बे में डाल देंगे। अच्छा, इस फंड के डब्बे में क्या होगा, ये ना वाकई कोई डब्बा नहीं होगा चंदे की तरह, ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, ट्रस्ट एक्ट के तहत बनी होती है। ये सब पैसे उसमें महीने 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 ट्रांसफर होते रहेंगे। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इन पैसों को फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं। अब 10 रुपए को क्या इन्वेस्ट करेगा बेचारा, तो ये एक ही एम्प्लॉय नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो उन सबके पैसे आ रहे हैं यहाँ। अब जब एम्प्लॉय की सैलरी से पैसे कट रहे हैं तो उस मुल्क का लॉ कहेगा कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से तू मजीद पैसे डाल, तो एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से 10 रुपए और डालेगा। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयर जेब से 10 रुपए मजीद डाल रहा होगा, अब इस डब्बे में 20-20 रुपए आना शुरू हो गए हर महीने, और अब ये पैसे जमा होते जाएंगे और ये पैसे इन्वेस्ट होते जाएंगे। ये सारा का सारा डब्बा फूल फूल के जितना बन चुका होगा, वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो सारा एम्प्लॉय का, तो उसकी सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट होकर यहां आ रही होगी, और एम्प्लॉयर भी उतनी ही अमाउंट इस डब्बे में डाल रहा होगा। अब ये एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कितना कॉस्ट कर रहा है, 68 या 110, लेकिन एम्प्लॉय को तो 68 मिल रहा है, तो वो टैक्स कट रहा है, वो भी एम्प्लॉय का टैक्स कट रहा है, वो एम्प्लॉय का मसला है। ये 10 रुपए कट के इस डब्बे में जा रहे हैं, अभी नहीं मिल रहे, उसको रिटायरमेंट में मिलेंगे, वो भी एम्प्लॉय का मसला है। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 ये जा रहा है और 10 और एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एम्प्लॉयर को ये एक्सपेंस 110 पड़ रहा है। एम्प्लॉय को कैश मिल रहा है 68, लेकिन एम्प्लॉयर को ये सारा बंदा 110 रुपए का कॉस्ट कर रहा है। इस सवाल के डाटा पे आते हैं। जो मैंने पहले पॉइंट में सैलरी बताई, पहले पॉइंट में मैंने सैलरी कितनी बताई, 5 लाख। अब ये टोटल सैलरीज वेजेस, यानी सैलरी वाले लोग भी आ गए, वेजेस वाले भी आ गए, सब टोटल बेसिक बोनस सब, ये 5 लाख है। ये 100 है, 68 है या 110 है, ये 100 है, ये 100 है। एम्प्लॉयर की कॉस्ट 100 नहीं होगी, 110 होगी, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी इसमें ऐड होनी चाहिए। कितनी, 10%, 50। तो एम्प्लॉयर को ये सारे लोग मिला के कॉस्ट 550 करने हैं। एम्प्लॉयर के लिए टोटल एक्सपेंस 550 है। अच्छा, अब ये टोटल एक्सपेंस है, लेकिन इसका डेबिट कहां होगा, डिपेंड करता है कि किन किन वर्कर्स का है, कहां कहां काम कर रहे हैं वो। तो इसकी अपॉर्शनमेंट बताइए कि ये जो पैसे टोटल बने हैं उसमें डायरेक्ट लोगों के कितने पैसे हैं, कितना बना, 65%, 357500। 15% नहीं, 20% फैक्ट्री के इनडायरेक्ट लेबर का है, 110। 15% एडमिन और सेल्स स्टाफ का है, 82। अच्छा, ये मैंने यहां पर ये लिखा है कि इन एम्प्लॉइज को कैश कितना पहुंचेगा, यानी मैंने ये 68 लिखा है। मैंने जो वर्कर्स बांटे हैं कि इतना इनका, इतना इनका, इतना इनका, तो मैंने ये 68 की अमाउंट लिखी है। नहीं, 110 को तोड़ा है कि कितने लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका कितना है, इसमें से कितने जो फैक्ट्री में डायरेक्ट हैं, कितने इनडायरेक्ट हैं, कितने एडमिन सेलिंग वाले लोग हैं, तो ये 550 का ही ब्रेकअप किया है। ये ब्रेकअप इसलिए करना था क्योंकि इसका एक्सपेंस बनाना है, तो एक्सपेंस कहां डेबिट करना है, तो पता तो चले कि वो फैक्ट्री के लोग हैं कि ऑफिस के लोग हैं। तो ये 550 को तोड़ा है, जाग रहे हैं, ये 550 को तोड़ा है, ये 68 नहीं है, ये 110 है। कौन सा 110, कभी 110 कभी 550, बात क्या कर रहे हैं सर आप, ये मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, 100 और 10 डाल के, ये है एम्प्लॉयर को जो टोटल एक्सपेंस पड़ना है, 110 इसको 110 कह रहा हूं मैं, तो ये इसी की ही ये अपॉर्शनमेंट बताई है। अच्छा, अब इसका डेबिट, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, है ना, तो जो है ना एडमिन सेलिंग के लोग, इनका डेबिट चला जाएगा एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में, कितना, 82,500। और जो फैक्ट्री के लोग हैं उसका खर्चा फैक्ट्री को चार्ज होना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री को चार्ज करने वाला खर्चा 2 स्टेप्स में किया जाता है। जैसे जब मेहमान को कोई चीज खाने की पेश करनी है ना, तो वो प्लेट के ऊपर वो कवर करके उसको पेश कर रहे हैं, तो अगर से कवर खोलना ही था तो जाके वैसे ही उसको फेंक देते, चीजें लिखा है, तो पहले एक बर्तन में रखे, फिर उसको कवर किया, अब उसको पेश किया, अब वो कवर उतारेगा और खा लेगा। तो ये जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ना, फैक्ट्री को चार्ज करने में 2 स्टेप्स होंगे। पहले एक कवर्ड अकाउंट बनेगा, उसको कहते हैं वेजेस कंट्रोल, ये फैक्ट्री के दोनों मिला के इसमें डलेंगे। अभी ये भी फिलहाल एक कवर्ड अकाउंट है, कितना, फैक्ट्री के दोनों, ये फैक्ट्री 46,750। तो जितना 550,000 टोटल एक्सपेंस है, जो एडमिन सेल्स के लोग थे, सेल्स ऑफिस के लोग थे, उनका इसमें एक्सपेंस डेबिट, और जो फैक्ट्री के थे वो फिलहाल एक टेम्परेरी अकाउंट वेजेस कंट्रोल में डेबिट, इसका क्रेडिट। अब ये 5.5 लाख
अच्छा अभी इस वक्त जो डेबिट किया है वो 110 है ना, उस 110 में से ये सारी डिडक्शन है, तो जितना गवर्नमेंट को देना है, अच्छा गवर्नमेंट को देने में वाले पैसे भी ना, और ये फंड में डालने वाले पैसे भी, ये भी ऐसा नहीं है कि सब लाइन में खड़े हुए हैं, ये एम्प्लॉय को पैसे दे दिए, वो गवर्नमेंट का बंदा था उसको पैसे दे दिए और ये डब्बे में डाल दिए, ये कुछ दिनों के गैप से ही हो रहा होता है। यानी अभी कैलकुलेशन हो रही है, टैक्स के पैसे कितने बनते हैं काट के रख लें, अगले हफ्ते जमा करा देंगे, इस फंड में डालने वाले कितने बनते हैं काट के रख लिए, अब 10 दिन बाद जमा करा देंगे। तो अब ये सारी डिडक्शंस के अपने अपने नाम के पेएबल बनते जाएंगे। जो गवर्नमेंट को देना है विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, कितना देना है गवर्नमेंट को, 85,000। जो इस डब्बे में डालना है पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, कितना, डब्बे में कितना डालना है, 10 के 20, क्योंकि हमने एक्सपेंस डेबिट पूरा 1/10 कर लिया हुआ है, ये पूरा 1/10 है ना, तो इस 1/10 में से डब्बे में कितना डालना है, इस 1/10 में से 20 या 10, तो ये पूरा दोनों मिला के 1 लाख, 50,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 50 इसमें से कटना होगा, 50 इसमें से कटना होगा और 50 ये वो जो एम्प्लॉयर का है, तो मिला के 1 लाख है जो उस डब्बे में डालना है। मैंने दिया हुआ सवाल में, टैक्स मैंने बताया था सवाल में। और किसको क्या पैसे देने हैं, एडवांस एडजस्ट करना है, 85 दिया मैंने 85,000 सवाल में बताया था। जो जाग रहे हैं देखें रजिस्टर में मैंने लिखवाया था ये। अच्छा जो कैश देना है एम्प्लॉय को, अगर उसमें से कुछ पैसे पहले दे दिए थे तो वो एडजस्ट करेंगे, वो डिडक्ट करेंगे, तो ये वो क्रेडिट हो गया। कितना डिडक्ट कर रहे हैं, 20,000। अब ये सारी डिडक्शंस के बाद बाकी पैसे एम्प्लॉइज को देने हैं, पेएबल टू एम्प्लॉइज, कितने पैसे देने हैं बाकी, बैलेंस कर लें 3, 4, 5, ये है पेरोल को रिकॉर्ड करना। ये अभी कहां डेबिट किया है, ये वाला, ये वेजेस कंट्रोल का ये कवर है। अब अगले स्टेप में इस कवर से निकाल के जहां जहां चार्ज करना है वो चार्ज करेंगे, इसको कहते हैं चार्जिंग पेरोल, यानी पेरोल को चार्ज करना। वेजेस कंट्रोल के शॉपर में बंद करके भी यहां लिखा है। अब उस शॉपर को खोल के इन दोनों का अलग अलग डेबिट आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जब मटेरियल स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन को इशू करते हैं तो डेबिट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल स्टोर से निकाला प्रोडक्शन को इशू कर दिया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, तो डेबिट क्या, हाँ वर्क इन प्रोसेस, कैश डेबिट, शाबाश। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर, शुरू के दिनों की बात है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला चैप्टर, रॉ मटेरियल की एंट्रीज, जब मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन प्रोसेस तो उसकी एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पक्की बात है। एफओएच क्या, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्या एफओएच डेबिट, अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो एफओएच कंट्रोल डेबिट। और क्यों वर्क इन प्रोसेस और क्यों एफओएच कंट्रोल, ये नहीं बताया था, ये बाद में बताऊंगा, तो मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूं, बाद में बताऊंगा। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट और एफओएच कंट्रोल डेबिट। अगर डायरेक्ट लेबर है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट 357500, और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो एफओएच कंट्रोल में डेबिट। तो ये जो भी शॉपर डेबिट किया था, अब इस शॉपर को खोल के ये दोनों डेबिट और शॉपर क्रेडिट,
और चौथा काम लास्ट, 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, 3 सवाल होमवर्क है। है जी, अच्छा चले फिर 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। टेस्ट है मंडे को, टेस्ट कौन सा FA2, चलो फिर 3 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वही वाले 3, वही वाले हैं जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो 3 सवाल कहे थे और आप लोगों ने नहीं किए थे, तो वो 3 सवाल होमवर्क मंडे को वो डिस्कस होंगे। अरे चौथी एंट्री, जो जो पेएबल था सब पे कर देंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की मैंने 3 एग्जांपल्स दी थी आईके वाली, वो कह रहा हूं, उनका सॉल्यूशन भी दिया था। जो जो पेएबल थे सब पे कर देते हैं, तो फिर से एक्सपेंस डेबिट, फिर से एक्सपेंस डेबिट। जितने पेएबल बनाए थे वो सारे पेएबल डेबिट, गवर्नमेंट का पेएबल डेबिट, प्रोविडेंट फंड के डब्बे का पेएबल डेबिट, एम्प्लॉइज का पेएबल डेबिट, और ये सारा कैश क्रेडिट। कितना एडवांस को पेएबल थोड़ी बनाया भाई, ये को पेएबल नहीं बनाया था, ये क्यों क्रेडिट किया था? ये तो पुराना एडवांस दिया हुआ एडजस्ट किया था 530। बस ये इतनी सी बात थी। ये मैंने ना पहले ऐसी ही एक बात हमसायों से रिलेटेड कही थी, और तब भी ये बात समझाई थी कि जब किसी टॉपिक के बारे में कहा जाता है ना कि इस टॉपिक को छोड़ने वाला पास नहीं होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताना है, और बताना इसलिए जरूरी है कि आपने इजी नहीं लेना उस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की ना कतर अहमी पे बात कर रहा था कल मैं। कतर अहमी कहते हैं अपने रिश्तेदारों से कट ऑफ कर लेना, और कट ऑफ करने का मतलब है कि जब जरूरत हो बात ना करना, खुशी ना करना, जरूरत के वक्त काम ना आना, ये कट ऑफ है। यानी जो जो होना चाहिए था वो कट कर लिया, कट ऑफ। ये इतना बड़ा मसला है। बुखारी 5984, सैयदना जुबैर बिन मुताम रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतर रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, कतर रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसी तरह की एक बात पहले मैंने एक दिन बताई थी कि वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका हमसाया उसके मकरो फरेब से महफूज ना हो। तो ये ना इनके इंपॉर्टेंस कुछ हो करने के लिए, तो अगर आपकी फैमिली में मसाइल हैं, आपके माँ बाप लड़ाई डाल के बैठे हुए मामू से, खाला से, पुप्पो से, ताया से, तो हिकमत बसीरत के साथ सोच समझ के इसमें रोल प्ले करिए। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि या आपके बहन भाई ये कहते हैं कि अब्बू ने सारी जिंदगी उनसे बात नहीं की और अब अब्बू के मरने के बाद अब हम जाकर उनसे बात करें, तो बात नहीं करें तो इससे अब्बू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मतलब ये हमारी जबरदस्ती की बनाई हुई बातें। हो सकता है अब्बा जी को अजाब हो रहा हो सकता है कि उन्होंने खानदान से कट ऑफ करके रखा हुआ था, तो अब सुलह करवा लें। तो इसलिए जो लंबी लंबी खानदानों के अंदर दुश्मनियां होती है ना, ये कतर रहमी होती है। और मैंने कल भी कहा था कि सिला रहमी का मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं रिश्तेदारियों में से नुकसान ही नुकसान पहुंच रहे हैं तो बार बार उनसे ट्रांजेक्शन करें, जाके नहीं, ट्रांजेक्शन ना करें, लेकिन जरूरत के वक्त काम आना, खुशी में शेयर करना, खुशी का हिस्सा बनाना, इन्वाइट करना, खुशी में जाके सपोर्ट करना, दुआएं देना, मुश्किलों से बचाना, ये सब सिला रहमी है। तो कतर रहमी और हमसायों के साथ मसला ये इतने इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हैं कि ये जो नहीं कर रहा, मतलब जो कतर रहमी कर रहा है, उसके बारे में फरमाने जन्नत में नहीं जाएगा। मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह।